नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली और साथ ही निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अतिवृष्टि को देखते हुए सभी अलर्ट मोड पर रहें। उन्होंने अधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों और वहां किए जा रहे राहत व बचाव कार्यों की जानकारी भी प्राप्त करने की निर्देश दिए गए। वहीं आपको बता दें कि अतिवृष्टि को देखते हुए 2 दिनों के लिए चारधाम यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। वहीं सीएम ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए ही यात्रा करें। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने जिला प्रशासन को घायलों को जल्द उपचार दिलवाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि अतिवृष्टि से प्रदेश में जहां भी नुकसान हो रहा है, प्रभावितों को मानकों के अनुसार मुआवजा राशि जल्द से जल्द मिल सके। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि काठगोदाम के कलसिया नाले से पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया गया और जिसके बाद वे काठगोदाम इंटर कॉलेज में लगे आपदा राहत कैंप में पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार आपदा से संबंधित सारी तैयारियां कर रही है और उन्हें प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सरकार पूरी तरह से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए तत्पर है और अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। सरकार हर प्रकार से तैयार है और जो हमने आपदा आने से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद सरकार को तैयारी करनी चाहिए, तैयारी पूरी है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। दोनों ही पार्टियां जीत का दावा भी कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी का कहना है कि अन्य विधानसभाओं के मुकाबले बागेश्वर विधानसभा का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है और साथ ही जिस तरह से की लोकप्रियता दिवंगत चंदन राम दास की रही है, उसका भी उन्हें काफी फायदा मिलेगा और बीजेपी का प्रत्याशी भारी मतों से चुनकर आएगा। उधर कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस पूरी तरह से मजबूती से चुनाव में जा रही है और जिस भी प्रत्याशी के नाम पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड मोहर लगाएगी, वहां बड़ी मतों से जीत कर आएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बागेश्वर में सभी मोर्चे एक्टिव हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। देखिए, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की बहुत पहले से तैयारियां हैं। वहां पर जो 180 बूथ थे उनका पुनर्गठन जो है हम कर चुके हैं। कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी 3 बार पहले वहां दौरा कर चुके थे। पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और अपने संगठन के बलबूते पर, अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम लोग चंपावत विधानसभा की भांति भारी बहुमत से बागेश्वर का उपचुनाव भी जीतने जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस संपूर्ण उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण पर जोर देने के लिए स्वतंत्रता दिवस से सुपर शक्ति सी के कार्यक्रम का आगाज करेगी। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर तहसील ब्लॉक पर महिलाएं ध्वजारोहण कर समारोह आयोजित करेंगी। वहीं आपको बता दें कि इसमें महिला सशक्तिकरण की झलकियां भी दिखाई देंगी। यूथ कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजू रावत ने बताया कि सुपर शक्ति शी कार्यक्रम में
अंतर्गत भारतीय युवा कांग्रेस विधानसभा जो है वो स्तर पर शक्ति क्लब के माध्यम से महिलाओं को जोड़ेगी और महिलाओं के सम्मान और हक के लिए उनमें अलख जाएगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भी आज देश भर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को बीजेपी की सरकार दबाने के प्रयास कर रही है और इसी कार्यक्रम में कांग्रेस महिलाओं में अलख जगाने का कार्य करेगी। ये एक कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है शक्ति सुपर सी और इसका लोगो है हक और हिस्सेदारी। हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपना हक मांगती है लेकिन कितनी बार उनको नहीं मिल पाता। उसी के रिगार्डिंग एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसी महिलाएं आगे आए। हमारा यूथ कांग्रेस के एक प्रोग्राम में वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया शक्ति सुपर सी हक और हिस्सेदारी। हक और हिस्सेदारी मतलब महिलाओं को, आम महिलाएं जो है हमारे समाज की हैं, जो बहुत अच्छे कार्य करती हैं और बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में बहुत सहयोग करती हैं अपने लोगों का, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, नियमों को सख्ती में लाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा लगातार ऑनलाइन चालान की कार्रवाई के बावजूद भी रेस ड्राइविंग कर रहे युवा पीढ़ी ने नया तरीका इजाद कर लिया है। आपको बता दें कि चालान की कार्रवाई से बचने के लिए अपने वाहन की नंबर प्लेट को डिग्गी में छुपाकर नियमों को दरकिनार मनमानी करने पर जुटे हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया जब ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान एक वाहन से नंबर प्लेट डिग्गी में बरामद कर वाहन चालक पर कार्रवाई कर वाहन को सीज कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी का कहना है कि ऑनलाइन चालान से बचने के लिए युवा वर्ग इस तरह के कारनामे कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार चेकिंग का अभियान जारी है। रोज जो उल्लंघन होते हैं वो तो हो ही रहे हैं, जैसे विदाउट हेलमेट रैश ड्राइविंग, रिवर्स राइडिंग, और आजकल देखने में एक नया प्रकार का उल्लंघन ये सामने आ रहा है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी ये लोग अपनी नंबर प्लेट को छुपा कर चल रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पुलिस के द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके साथ कई तरीके के जो चालान है ऑनलाइन और साथ ही साथ वहां पर मौजूद लोगों के जो है चालान काटे गए। वहीं आपको बता दें कि ऑनलाइन चालान से बचने के लिए जो युवा पीढ़ी है उनके द्वारा अपनी जो नंबर प्लेट है, वाहन की नंबर प्लेट को डिग्गी में छुपाकर रखा गया है और जिसके बाद जो है उन पर जो है पुलिस की कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि बागेश्वर से सामने आ रही है। आपको बता दें बागेश्वर उपचुनाव में कयासों के दौर से छठे बाद बीजेपी ने फाइनल किया उम्मीदवार। पूर्व मंत्री चंदन रामदास का बता रहे हैं, उनकी पत्नी का जताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि रामदास की पत्नी होंगी बागेश्वर विधानसभा से उम्मीदवार। तो बीजेपी की फाइनल प्रत्याशी जो है वो उसका उपचुनाव के लिए जो है उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री चंदन रामदास की पत्नी पर जताया गया भरोसा। रामदास की पत्नी होगी बागेश्वर विधानसभा से प्रत्याशी। बीजेपी के फाइनल किया अपना उम्मीदवार। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि बागेश्वर से सामने आ रही है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मियां थी, जो अटकलें थी, वो अब साफ कर दी गई है। बीजेपी की ओर से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। जिसके बाद आपको बता दें कि लगातार सियासी पारा अब अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उपचुनाव में कयासों को दूर कर दिया गया है। उपचुनाव में जो कयास था कि कौन होगा उम्मीदवार, उसके बादल जो है अब वो छट चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से अपने प्रत्याशी का नाम उजागर कर दिया गया है।
रविवार रात तकरीबन 10 बजे सोल क्षेत्र के ब्रह्माताल क्षेत्र में बादल फटने से प्राणपति नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से धराली गांव में काफी ज्यादा नुकसान मिला हुआ है। आपको बता दें कि जिससे कि धराली और सूना गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से पूरी तरीके से कट चुका है। वहीं आपको बता दें कि गनीमत यह रही कि नदी का जलस्तर बढ़ता देख लोगों ने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना ठीक समझा और अपनी जान बचाई। प्राणपति नदी में लगातार जो है वो जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है और जिसकी वजह से वहां पूरी तरीके से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है और इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आया मैं ऊपर बुलसुल से फोन आया कि ऊपर नदी बढ़ रही है, आप तो सतर्क हो जाओ। मैंने सोचा कि नदी में इतना दूर तो नदी आएगी नहीं। हम थोड़ी नदी देखने गए तो इसमें हमको कुछ पता नहीं लगा, अचानक ही आया। मैं उस सैलाब में खुद बह गया। शासन का तो कोई भी अभी तक हमारे कोई कर्मचारी यहाँ दिखा नहीं। हमारे जो भाई बहन है सब लोग आपदा में डूबे रहे मलबे में, लेकिन हम खुद ही अपने बचाव करके बचा के जो भी लोग हैं निकाल के अपने घरों से थोड़ा ऊपर भगा के। पूरे ये 2 मकान है यहाँ पे भाई हैं। एक मकान ऊपर में है, लेटरिन बाथरूम है, नीचे गौशाला है और बल्कि जानमाल की हानि नहीं हुई है, बाकी गौशालाएं बह गई है, मकान बह गया है। तो आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से हालात बद से बदतर हो रहे हैं उसको लेकर पूरी तरीके से जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि बादल फटने से जहां भारी नुकसान हुआ है तो वहीं लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए भी मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तबाही की तस्वीरें आप इस कदर देख सकते हैं कि लोग अपने बसे हुए घरों तक को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जीवन है तो फिर जान है तो जीवन है। तो आपको बता दें कि बादल फटने से जहां लोगों के घर उजड़ गए हैं तो वहीं खेत खलियान भी पूरे तरीके से तबाह हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको थराली की दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटने के बाद जो भयावह मंजर सामने आया है उसको देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। आपको बता दें कि बादल फटने के बाद जहां लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है तो वहीं खेत खलियान भी पूरे तरीके से ध्वस्त हो गए हैं और जिसको लेकर प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि अभी तक किसी तरीके के जानमाल की हानि होने की अभी कोई खबर यहां से थराली से सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन के द्वारा लगातार अलर्ट मोड जारी किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि नदी नालों से दूर रहें और साथ ही सुरक्षित स्थान पर खुद को लेकर जाएं, क्योंकि लगातार बादल फटने की और बारिश की परिस्थितियां जो है वो इलाके में बनी है। देहरादून के परेड ग्राउंड पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि यहां पर राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। समय हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में और कल जो है पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसी को लेकर जो है राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में तैयारियां चल रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। हालांकि उत्तराखंड में जो है लगातार बारिश हो रही है, बारिश के चलते जो है तैयारियों में कहीं ना कहीं व्यवधान भी उत्पन्न हुआ है, लेकिन कल जैसे पूरा राष्ट्र जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएगा अपनी आजादी को लेकर, उसी के संबंध में जो है तैयारियां चल रही हैं। परेड ग्राउंड के अंदर लगातार जो है यहाँ पर जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं और इसका रंग रोगन कर रहे हैं। साथ ही साथ कल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो परेड ग्राउंड आएंगे और यहाँ पर झंडा फहराएंगे। साथ ही जो है लोग जो हैं उनको संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा परेड ग्राउंड के आसपास जो है वो 0 जोन रहेगा ताकि जो लोग हैं उनकी पार्किंग को लेकर भी एक समुचित व्यवस्था जो है पुलिस अधिकारियों ने बनाई है। साथ ही साथ जो अन्य रूट हैं वहां पर भी जो पुलिस एवं प्रशासन है उन्होंने जो अन्य रूट को लेकर भी जो चार्ट है वो तैयार किया है ताकि किसी भी तरह से लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, हर खबर देहरादून।
अब खबर देहरादून से है, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी बड़ी ही धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि देहरादून के परेड ग्राउंड में हर साल बड़े ही भव्य रूप से स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण कर प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को यहां सम्मानित किया जाता है, तो वहीं कई पुलिसकर्मियों को भी सम्मान दिया जाता है। आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो है कल हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और जो राज्य स्तरीय समारोह है इसका वो यहाँ पे परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए हमने नोडल ऑफिसर्स बना दिए हैं, अधिकारियों की ड्यूटी लग गई है, मजिस्ट्रियल ड्यूटीज भी लग गई हैं। सभी अधिकारियों ने ड्यूटी स्थल को देख लिया है और अपनी अपनी ड्यूटी को समझ लिया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत मंगलोर क्षेत्र में एसपी देहात स्वप्न किशोर के नेतृत्व में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि कोतवाली मंगलोर से बाइक रैली की शुरुआत करते हुए कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस दौरान बाइक रैली को देखने के लिए कई स्थानों पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट गई। वहीं आपको बता दें कि जनता ने भारत माता के जयकारों के साथ बाइक रैली का भव्य स्वागत भी किया। वहीं आपको बता दें कि आईपीएस निहारिका तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश की जनता को उनके कर्तव्यों को याद दिलाना है। पुलिस द्वारा रुड़की क्षेत्र और मंगलौर क्षेत्र में आज पद यात्रा निकाली गई तिरंगा रैली, जिसका उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे लोग हैं इन दोनों एरिया के और हमारे देश के, उनको जागरूक बताना कि उनका देश के प्रति क्या कर्तव्य है। जैसे कि कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, अमृतकाल का अमृत महोत्सव चल रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा ये नारा दिया गया है। तो जो अगले 25 साल हैं 2047 तक, वो हमारे देश का एक प्रण है कि हम विकासशील से एक विकसित देश की ओर बढ़े। तो इसी तरह हम सबको एक जागरूक करना चाहते थे कि उनके देश के प्रति जो भी कर्तव्य हैं, जो भी दायित्व हैं, उनको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। रविवार रात से हो रही बारिश के चलते श्रीनगर और पौड़ी में जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, जहां अलकनंदा अपने रुद्र रूप पर बह रही है। वहीं आपको बता दें कि अलकनंदा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच चुकी है, लिहाजा नदी तटों पर रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने और नदी तटों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि चमोली, रुद्रप्रयाग में हो रही भारी बारिश के चलते श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी पर बने जीवी के जल विद्युत परियोजना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जिसके कारण बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। तोता घाटी के समीप लैंडस्लाइड होने से राजमार्ग भी पूरे तरीके से बाधित हो गया है, जिसके चलते ऋषिकेश देहरादून की ओर जाने वाले यात्रियों को मलेथा से ही नरेंद्र नगर होते हुए डाइवर्ट किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बड़े वाहनों को मलेथा में रोका जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है, उसको लेकर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। वहीं नदी नाले पूरे तरीके से उफान पर है। वहीं आपको बता दें कि नदी नालों के पास रहने वाले राहगीरों से अपील की गई है कि आप सुरक्षित स्थान पर जाएं और यहां से जो है नदी तटों से दूर रहें। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशासन भी इस तरीके से पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, जहां पर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश होने के कारण श्रीनगर में जो नदी का जलस्तर है काफ़ी बढ़ चुका है। खतरे के निशान से ऊपर अभी अलकनंदा नदी बह रही है।
लगभग श्रीनगर के सारे घाट, चालकेश्वर घाट हो, जितने भी घाट हैं, सीएन टापू के पास का घाट हो, सभी जगह सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं और कई जगह रोड भी ब्लॉक है। माँ धारी देवी के मंदिर के पास भी नदी बहुत क्लोज गुजर रही है और लगभग पहाड़ों में इस समय जनजीवन अस्त व्यस्त है और निचले इलाकों में भी लगातार खतरा बरकरार है। केदारनाथ यात्रा में घोड़ों का संचालन अब कोर्ट के निर्देशों पर हो रहा है। आपको बता दें कि जिसके कोर्ट की ओर से सरकार की तारीफ भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि वहां जमीन कम है और समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 टेम्परेरी और 2 अन्य अस्पताल मार्ग जो है वो खोल दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ में एवं अन्य यात्रा मार्ग पर जो घोड़ा संचालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में अजय गौतम जी एवं गौरी मोलकी जी ने एक PAL डाला है। इसके संबंध में तमाम निर्देश अभी हाल में दिए गए हैं, गुरुवार में दिए गए हैं। उसमें मुख्यतः ये है कि यात्रा का संचालन सिर्फ दिन में ही किया जाएगा और रात को नहीं की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।